प्रिय शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शर्मा, भौतिक शास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज की इस व्याख्यान माला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर या व्याख्यान माला ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडायनेमिक्स पर आधारित है, जिसके अंतर्गत पहले भाग में हम ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, पथ एवं बिंदु फलन, ऊष्मागतिक साम्यावस्था, ऊष्मागतिक निकाय, अर्ध स्थैतिक प्रक्रम, पीवी सूचक आरेख टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले भाग में हम निम्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम, पथ एवं बिंदु फलन, ऊष्मागतिक साम्यावस्था, ऊष्मागतिक निकाय, अर्ध स्थैतिक प्रक्रम, दाब और आयतन सूचक आरेख। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स क्या है। चलिए हम जानते हैं ऊष्मागतिकी की परिभाषा से। ऊष्मागतिकी दो शब्दों ऊष्मा अर्थात हीट और गतिकी अर्थात डायनेमिक्स से मिलकर बना है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिकी में ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊर्जा का कार्य में और ऊष्मा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। इसका तापमान और दाब जैसे स्थूल चरों से संबंध का अध्ययन भी किया जाता है। इसमें ताप अर्थात T, दाब P तथा आयतन T के बीच संबंध भी आसानी से हम समझ सकते हैं। आइए अब हम ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम देखते हैं, जिसे हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम का स्टेटमेंट यह है कि यदि दो निकाय A व B अलग अलग किसी तीसरे निकाय C के साथ तापीय साम्यावस्था में है, तब A व B एक दूसरे के साथ भी तापीय साम्यावस्था अर्थात तापीय संतुलन में होंगे। यदि पहले निकाय का टेम्परेचर या तापमान TA है, दूसरे निकाय का टेम्परेचर TB है और तीसरे निकाय का तापमान TC है, तो हम गणितीय रूप में यह देख सकते हैं कि पहले निकाय का तापमान TA इज इक्वल टू तीसरे निकाय का तापमान TC, दोनों बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे निकाय का तापमान TB और तीसरे निकाय का तापमान TC ये भी बराबर है। ये दोनों जो है दोनों निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मीय संतुलन में है, तब पहला निकाय और दूसरे निकाय का तापमान अर्थात दोनों भी बराबर होंगे और तापीय साम्यावस्था में होंगे। इसीलिए TA बराबर TC, TB बराबर TC, तो TA बराबर भी TB होगा, जहां T निकाय के तापमान को दर्शा रहा है। इसके बाद यह नियम तापमान की अवधारणा का आधार है। यह बताता है कि संतुलन में प्रणालियों का तापमान समान होता है, जो थर्मामीटर के उपयोग का मूल सिद्धांत है। यदि इन तीनों निकाय का एक गुण समान मान प्राप्त कर लेता है, तो इनका एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में होना निश्चित कर देता है। यह गुण ताप कहलाता है। इसी प्रकार हमें पता चलता है कि निकाय अपने वातावरण के साथ तापीय साम्यावस्था में है या नहीं है। यदि दो निकाय तापीय साम्यावस्था में नहीं है, तो ये भिन्न भिन्न ताप पर होंगे। यह है ऊष्मागतिकी के शून्य नियम अर्थात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रोसेस डायग्राम या रेखा चित्र। चित्र से यह स्पष्ट हम देख पा रहे हैं कि निकाय A और निकाय B दोनों एक दूसरे के साथ सीधे रुद्धोष्म दीवार या एडियाबेटिक वॉल से जुड़े हुए हैं, जबकि निकाय A और निकाय B किसी तीसरे निकाय C के साथ अलग अलग डाइथर्मिक वॉल अर्थात सुचालक दीवार से जुड़े हुए हैं। तो रुद्धोष्म दीवार में अंदर की ऊष्मा न बाहर जाती है, न बाहर की ऊष्मा अंदर आती है, जबकि सुचालक दीवार में तापीय संतुलन बना रहता है अर्थात टेम्परेचर नियत रहता है। भले ही अंदर की ऊष्मा बाहर चली जाती है या बाहर की ऊष्मा अंदर आ जाती है। अब हम ऊष्मागतिकी के शून्यवें नियम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुख्य विवरण और उसके महत्व पर चर्चा करते हैं। तो पहला है तापमान का आधार। यह नियम तापमान को एक मापन योग्य गुण के रूप में परिभाषित करता है, जो यह स्पष्ट करता है कि वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाहित होगी या नहीं। दूसरा थर्मामीटर का सिद्धांत।
जब एक थर्मामीटर निकाय C को किसी वस्तु A के संपर्क में लाया जाता है तो वे उष्मीय संतुलन में आ जाते हैं और थर्मामीटर का तापमान उस वस्तु के तापमान को प्रदर्शित करता है। इसका इतिहास शून्यवां नियम। इस नियम का प्रतिपादन मुख्य नियमों प्रथम द्वितीय के बाद हुआ था, लेकिन इसके आधारभूत महत्व के कारण इसे 1930 के दशक में राल्फ एच फाउलर द्वारा शून्यवां नियम कहा गया। सरल उदाहरण यदि हम देखते हैं, यदि एक गर्म चाय का कप A कमरे की हवा C के साथ संतुलन में है और एक थर्मामीटर B भी उसी हवा C के साथ उसमें संतुलन में है, तो चाय A और थर्मामीटर B का तापमान भी समान रहेगा, चाहे वह सीधे संपर्क में हो या न हो। अब हम पथ फलन एवं बिंदु फलन अर्थात पाथ फंक्शन एंड पॉइंट फंक्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी प्रक्रिया में निकाय पर लिया गया कार्य प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के बीच के पथ पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर। गैस द्वारा प्रसार के दौरान किया गया कार्य और संपीड़न के दौरान गैस पर किया गया कार्य समान नहीं होता। किसी निकाय द्वारा किए गए कार्य का मान न केवल प्रक्रिया की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था में निर्भर करता है, जबकि उन दोनों के बीच के पथ पर भी निर्भर करेगा। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स में बिंदु फलन जैसे दाब, आयतन, तापमान, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रापी, ये सभी अवस्था फलन होते हैं जो केवल और केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें ग्राफ पर बिंदु के रूप में हम दर्शाते हैं। इसके विपरीत पथ फंक्शन अर्थात पाथ फंक्शन जैसे कार्य ऊष्मा प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए पथ या रास्ते पर भी निर्भर करते हैं। अब हम दाब और आयतन आरेख द्वारा बिंदु फलन और पथ फलन पर मुख्य अंतर के विषय में चर्चा करते हैं। बिंदु फलन क्या होता है और पथ फलन क्या होता है, उनमें बेसिक अंतर क्या है। तो बिंदु फलन जिसे हम पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन भी कहते हैं, चित्र में 1 और 2 बिंदु के बीच का सीधा बदलाव हमको देखने को मिलता है और ये केवल अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। जबकि पथ फलन या पाथ फंक्शन क्या होता है, बिंदु 1 से बिंदु 2 तक जाने के लिए मार्ग ABC का उपयोग किया जाता है और जब हम इस मार्ग का उपयोग करते हैं तो इस मार्ग ABC में कार्य या ऊष्मा का मान इन पथों के लिए अलग अलग होता है, अर्थात क्षेत्रफल इसमें भिन्न भिन्न होंगे। अब हम ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं के अंतर्गत गैस का प्रसार अर्थात एक्सपांशन और संपीड़न अर्थात कंप्रेशन पर चर्चा करते हैं। तो यह स्पष्ट है कि गैस का प्रसार और संपीड़न दोनों महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं हैं। जहां ताप और दाब में बदलाव से गैस का आयतन बदल जाता है, गर्म होने या दबाव घटने पर गैस फैलती है अर्थात गैस का आयतन बढ़ता है, जिसे हम गैस का प्रसार कहते हैं। जबकि दबाव बढ़ने या ठंडा होने पर उसके अणु पास पास आते हैं, जिससे आयतन कम हो जाता है, जिसे हम संपीड़न कहते हैं। यह व्यवहार बायल और चार्ल्स के नियमों द्वारा पालित होती है। अर्थात बायल का नियम यह कहता है कि दाब बढ़ने पर आयतन घटता है और आयतन बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। चित्र में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। पहले चित्र में हम देखते हैं कि बोतल को पूरी तरीके से पानी से भरकर और सील कर हाथों से जब हम कुचलते हैं, तब दाब में वृद्धि का आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब P व आयतन में किसी प्रकार का संबंध नहीं निकलता। जबकि खाली अर्थात वायु से भरी हुई और सील बंद बोतल को हाथों से जब हम दबाते हैं या कुचलते हैं, तो दाब में वृद्धि के साथ साथ आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है।
इसीलिए गैसों के लिए यह दाब और आयतन में एक महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करता है। अब हम गैस के संपीड़न प्रक्रिया की बात करते हैं, जिसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। गैस के संपीड़न के अंतर्गत हम उच्च दाब के तहत गैस के आयतन को कम करते हैं, अर्थात गैसों में उच्च दाब उत्पन्न करके गैस के आयतन को हम पूर्णतः क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यह प्रक्रिया कैसी होती है? तो जब किसी सिलेंडर में पिस्टन द्वारा दबाव डाला जाता है तो गैस के अणु जो है बहुत करीब आ जाते हैं और उनका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परिणाम क्या होता है? संपीड़न से गैस गर्म हो जाती है, जिससे ऊर्जा का स्थानांतरण शुरू हो जाता है। गैस के संपीड़न का उपयोग हम कहां कहां करते हैं? तो सीएनजी और एलएनजी का परिवहन में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम गैस के प्रसार पर अर्थात एक्सपांशन पर चर्चा करते हैं। तो गैस का प्रसार कैसे किया जाता है? तो कम दाब या उच्च तापमान पर गैस के आयतन में वृद्धि करके हम गैस का प्रसार कर सकते हैं। प्रक्रिया: जब गैस को हम गर्म करते हैं तो उसके अणु तेजी से गति करते हैं और फैल जाते हैं, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है, अर्थात दाब कम हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? प्रसार के दौरान गैस आसपास के वातावरण में फैल जाती है और वातावरण पर कार्य करने लगती है। मुख्य अंतर और नियम: पहला है संपीडनीयता। गैसें अत्यधिक संपीडनीय होती है क्योंकि उनके अणुओं के मध्य बहुत खाली स्थान होता है। कार्य: संपीड़न में गैस पर कार्य किया जाता है, जबकि प्रसार में गैस द्वारा कार्य किया जाता है। सूत्र: पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। गैसों के प्रसार या संपीड़न को पीवी की पावर n इज इक्वल टू सी, अर्थात सी जो है कांस्टेंट है, इस द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां P गैस का दाब, V गैस का आयतन और n एक सूचकांक है और C एक नियतांक या स्थिरांक द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम ऊष्मागतिक निकाय अर्थात थर्मोडायनेमिकल सिस्टम पर चर्चा करते हैं। ऊष्मागतिक निकाय क्या होता है? तो ऊष्मागतिकी निकाय वे निकाय होते हैं जो किसी बंद पृष्ठ से घिरे पदार्थ की एक निश्चित मात्रा को, जिसकी अवस्था दाब P, आयतन V और ताप T जैसी ऊष्मागतिकी राशियों से प्रदर्शित की जा सकती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिक निकाय कहते हैं। कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव या गैस ऊष्मागतिक निकाय हो सकता है। अब ऊष्मागतिक निकाय जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला निकाय या ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम या खुला निकाय वो निकाय होते हैं जो बाह्य वातावरण से ऊर्जा व पदार्थ का सीधे आदान प्रदान कर सकते हैं, उन्हें हम खुले निकाय कहते हैं। बंद निकाय या क्लोज सिस्टम, जो निकाय बाह्य वातावरण से केवल ऊर्जा का ही स्थानांतरण कर सकता है, पदार्थ का नहीं, उन्हें हम बंद निकाय या क्लोज सिस्टम कहते हैं। जबकि विलग निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम वे सिस्टम होते हैं जो निकाय अपने बाह्य वातावरण से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता, उसे हम विलग निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम ऊष्मागतिक निकाय के अंतर्गत खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय के उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे होंगे, खुला निकाय या ओपन सिस्टम, जैसे खुला बर्तन में गर्म चाय, एक बीकर जिसमें गर्म पानी है ऊपर से खुला हुआ है, द्रव्यमान अर्थात वाष्प और ऊर्जा उष्मा दोनों को बाहर निकलते हुए दिखाते हैं, जैसे चित्र नंबर 1। दूसरा बंद निकाय अर्थात क्लोज सिस्टम, केवल ऊर्जा का आदान प्रदान, जबकि द्रव्यमान क्या है, स्थिर रहता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है बंद थर्मस। एक बंद बीकर या ढक्कन वाला पात्र केवल ऊर्जा या उष्मा को बाहर निकलते हुए दिखाते हैं, जबकि द्रव्यमान अंदर ही नियत बना रहता है। अगला है विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें न ऊर्जा का विनिमय न द्रव्यमान का विनिमय, जैसे पूरी तरह बंद वैक्यूम थर्मस, जिसमें न तो ऊर्जा बाहर जाती है न द्रव्यमान बाहर जाता है, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों स्थिर बने रहते हैं। हम ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अर्धस्थैतिक प्रक्रम अर्थात क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पर चर्चा करते हैं। क्या होता है अर्धस्थैतिक प्रक्रम? तो ऊष्मागतिकी में एक ऐसी आदर्श या अत्यंत धीमी प्रक्रिया है जिसमें तंत्र हर समय अपने परिवेश के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में बना रहता है, जहां दाब, ताप और आयतन तीनों के गुण क्या रहते हैं, समान बने रहते हैं।
यह लगभग स्थिर होता है जिसमें दबाव, तापमान और आयतन जैसे गुण समान बने रहते हैं। इसे उत्क्रमणी माना जा सकता है। एक अर्धस्थितिक प्रक्रिया का उदाहरण हम चित्र में प्रदर्शित कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एक गैस पात्र का आयतन V, दाब P और तापमान T है। यदि हम पिस्टन के ऊपर धीरे धीरे एक एक करके रेत के कण डालते हैं तो पिस्टन बहुत धीरे धीरे अंदर की ओर क्या करता है, गति करता है। इसे लगभग एक अर्धस्थितिक प्रक्रिया माना जा सकता है। अब हम निकाय की तापीय साम्यावस्था या थर्मल इक्विलिब्रियम पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि किसी निकाय की अवस्था उसके ताप, दाब तथा आयतन इत्यादि चर राशियों से ज्ञात की जा सकती है। यदि निकाय की अवस्था का वर्णन करने वाली कोई भी दो स्वतंत्र गुण उत्पन्न करने वाली चर राशियां उसके बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने तक नियत रहती है, तब निकाय को वातावरण के साथ तापीय अवस्था में कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण, यदि वातावरण के ताप पर एक बर्तन में बंद गैस का दाब P तथा आयतन V है, तब वातावरण का ताप T अपरिवर्तित रहने पर तथा दाब P और आयतन का मान भी नियत रहेगा। कहने का मतलब यह है, यदि हम वातावरण का ताप अपरिवर्तित रखें तो दाब और आयतन का मान भी क्या होगा, नियत रहेगा। इसी प्रकार जब दो निकाय A व B की अवस्थाएं अर्थात दाब, आयतन तथा तापमान भिन्न भिन्न हो, तभी वे एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं। तब उनके स्वतंत्र गुणों अर्थात दाब, ताप और आयतन में परिवर्तन होता है। अंत में एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसके पश्चात किसी भी गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी स्थिति को साम्यावस्था कहा जाता है। अर्थात जो स्वतंत्र राशियां हैं, ताप, दाब और आयतन का फलन कैसा होगा, कांस्टेंट बन जाएगा तथा निकाय परस्पर एवं वातावरण के साथ तापीय साम्यावस्था में कहलाएंगे। अतः एक दूसरे के तापीय संपर्क में दो या दो से अधिक निकायों द्वारा प्राप्त स्थिति में हम तापीय साम्यावस्था का गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके निकाय के गुण दाब, ताप, आयतन आदि के नियत मान से हम व्यक्त कर सकते हैं। डियर लर्नर्स, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।